ला 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 ला। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखो हेडिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, कहां से? मीन पोजीशन। ये है मीन पोजीशन। अगर पेंडुलम को ऐसे टांग दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो पेंडुलम टंगा रहेगा, कुछ नहीं होगा। मैंने क्या किया, पेंडुलम को यहां से एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया और यहां mg का फोर्स लगाया, तो mg के दो कंपोनेंट हो गए। टेंशन के अगेंस्ट mg का एक कंपोनेंट है mg cos थीटा, और टेंशन के परपेंडिकुलर mg का एक फोर्स का कंपोनेंट है mg sin थीटा। आप कहेंगे इसमें मीन पोजीशन की तरफ जो पुश कर रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा। मैंने कहा लेकिन अगर थीटा को स्मॉल रखा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू एक्स बाय एल हो जाएगा। एल है इस धागे का लेंथ और एक्स है यहां से यहां तक का गैप। तो एक्स आर्क बाय रेडियस इस एंगल थीटा, आर्क बाय रेडियस कर दिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स को mg इंटू थीटा, थीटा को x बाय एल लिख दिया। तो हमने कहा देखो यार ये फोर्स जो है वो kx जैसा हो गया, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू x हो गया। जब ऐसा हो जाए तो आप कह दो SHM है, और SHM हो जाए तो ये k है। तो हमारा ओमेगा का आंसर होता है रूट के बाई एम। के की जगह आ गया mg बाय एल, और डिवाइडेड बाय m कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, रूट g बाय एल हो गया। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाई जी, एल बाय जी। आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लो। लेकिन सवाल याद रखना ये आएगा नहीं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सवाल क्या आएगा, इसमें कुछ ऐसे वेरिएशन कराए जाएंगे जिससे कि या तो लेंथ बदल जाएगा या जी का वैल्यू बदल जाएगा, और आपको नए नए प्रकार के टाइम पीरियड पूछे जाएंगे। तुम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, लिखा है 2 पाई रूट एल बाई जी। अगर टाइम पीरियड में कुछ भी चेंज करना होगा या अलग अलग सवाल बनाने होंगे तो नया फॉर्मूला तो नहीं बन सकता सिंपल पेंडुलम में, लेकिन उसमें लेंथ और जी का चेंज हो सकता है। तो लेंथ और जी के चेंज करने पर टाइम पीरियड का आंसर अलग आता है। तो सवाल कैसे बनते हैं वो मैं दो चार एग्जाम्पल आपको बताता हूं। केवल केसेस करवा दूंगा, एग्जाम्पल आप खुद करना। अगर हमने बोला कि पहला तरह का सवाल होता है कि पेंडुलम का लेंथ चेंज कर देते हैं। पेंडुलम का लेंथ मतलब ऐसा बोला, लेंथ L1 का पेंडुलम है तो टाइम पीरियड T1 है, लेंथ L2 का पेंडुलम है तो टाइम पीरियड T2 क्या होगा? तो तब तो आप सीधा लिख देंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट L1 बाय रूट L2। ये तो चेंज नहीं हुआ, तो एक तो रिजल्ट ऐसा हो सकता है। दूसरा ये है, इफ लेंथ इफ small change in length is done। अगर हमने चेंज को बाय स्मॉल अमाउंट चेंज कर दिया, लेंथ को, किसका? लेंथ का वैल्यू लेंथ एल था और उसको बदल के एल प्लस डेल्टा एल कर दिया। डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एल। अगर ऐसा कोई पेंडुलम है तो पूछा जाए कि उसका टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा, तो ये कुछ ऐसा एरर एनालिसिस में पढ़ते थे, डेल्टा टी बाई टी इज 1/2 डेल्टा एल बाई एल माइनस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। अभी हम फोकस केवल डेल्टा एल बाई एल पे करेंगे। तो केवल इतने को दिमाग में रखिए कि अगर लेंथ चेंज करते हैं तो पावर हाफ है, और पावर हाफ जब होता है ऐसे करते थे हम लोग, x इक्वल टू ए का पावर n, तो लिखते थे डेल्टा x बाई एक्स, या रिलेटिव एरर इन x इक्वल टू n डेल्टा a बाई ए। ये किसी को अगर याद होगा तो इस हिसाब से यहां लिख देंगे कि सर यहां पे लेंथ का फॉर्मूला जो होता था 2 पाई रूट एल बाई जी, इसमें लेंथ के ऊपर पावर हाफ है और जी के ऊपर पावर माइनस हाफ है, कि तो डिनोमिनेटर में तो उसका पावर माइनस हाफ हो गया, तो यहां पे माइनस हाफ मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे प्लस हाफ। ये हो गया, एरर नहीं निकाल रहे, चेंज निकाल रहे। तुमको फीलिंग आ जाएगी कि यार सिंपल पेंडुलम के सवाल में क्या हो रहा है, या तो लेंथ बदल रहा है या जी का वैल्यू बदल रहा है। अब जी कैसे बदलेगा वो भी सीखते हैं, लेकिन लेंथ में अगर चेंज करेंगे तो कैसा करा, तो अगर लेंथ L1 की जगह L2 कर दिया, सीधा ये फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर लेंथ में थोड़ा चेंज कर दिया, अब ये थोड़ा चेंज कैसे होगा, तो देखो स्मॉल चेंज कैसे लाते हैं। दो एग्जाम्पल होते हैं। इफ ये जो वायर है इसका टेम्परेचर बदल दिया, इफ टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम वायर
इज चेंज्ड बाय डेल्टा थीटा। अब कुछ बच्चे ये समझ पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पर लेकिन सुन लेना क्या होता है। इस चैप्टर को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा, बहुत सिंपल एक फॉर्मूला होता है थर्मल एक्सपेंशन का। क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करें, जैसे किसी मेटल को गर्म करें, तो उसका साइज बढ़ जाता है। क्या आपने ऐसा थर्मल एक्सपेंशन सुना? जिस तभी थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि अगर किसी मेटल के रॉड को या मेटल के बर्तन को या मेटल के ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे, मेटल क्या किसी नॉन मेटल को भी, जैसे कांच को भी गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाता है, किसी लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाता है, किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे वो एक्सपैंड हो जाता है। तो नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने पर वो एक्सपैंड होता है। तो ऐसे ही पेंडुलम का वायर जो है, ये अगर मान लो मेटल का बना, मान लो स्टील का बना है, इसको गर्म कर दिया तो ये एक्सपैंड हो गया, तो पेंडुलम का लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ज्यादा लेंथ पे करेगा तो ज्यादा टाइम पीरियड होगा। तो कितना टाइम पीरियड में चेंज आएगा? तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है, और अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको हम थर्मल कांस्टेंट ही कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पेंडुलम का लेंथ एल था, किसी पेंडुलम का धागे का लेंथ एल था, उसको मैंने गर्म कर दिया, तो उसमें चेंज इन लेंथ होता है एल अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो डेल्टा एल बाई एल तुम्हें सॉल्व हो गया। पूछा बताइए अगर इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड टी था तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आया। इस सवाल को एक बार करके देखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। इफ पेंडुलम वायर is made of steel and temperature is raised by delta theta, find change in its time period t। तो हमने लिखा डेल्टा टी बाई टी इज 1/2 डेल्टा एल बाई एल। याद रखिएगा ऐसे सभी सिचुएशन में जो चेंज इन वो लेंथ होता है स्मॉल होता है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा थीटा। ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी केवल सुन लो, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, ये पढ़ाया भी जाएगा। तो डेल्टा एल बाई एल की जगह 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी आ गया। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम पीरियड, और टी क्या है? ओरिजिनल टाइम पीरियड। इसको इधर भेज देते हैं। तो आंसर लिख दिया डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। अब ओरिजिनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, तो 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यहां पे 2 पाई रूट एल बाई जी वाला पुराना फॉर्मूला, 2 पाई रूट एल बाई जी, ये वाला फॉर्मूला हमने टी की जगह लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया चेंज इन टाइम पीरियड। देखो दूसरा बात है कि इफ चेंज इन सॉरी इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज लार्ज। तो किसी ने कहा भाई लार्ज मतलब कितना लार्ज? तो देखो एक लिखा है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। बोल रहे ये कैसा पेंडुलम बनाया? हमने कहा हम बना सकते। देखो ये अर्थ है, और ऊपर स्पेस स्टेशन पे चले गए 50,000 किलोमीटर दूर, और वहां से 50,000 क्या 10,000 किलोमीटर ऊपर चले गए, एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाया, और उसमें से एक धागे से मैंने एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया। तो आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो सर ये लेंथ ऑफ पेंडुलम तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है या उससे भी बड़ा है।
तो अगर मान लो कोई ऐसा पेंडुलम बना दिया जाए, हाइपोथेटिकल पेंडुलम, जिसका साइज लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले बड़ा हो, बड़ा मुकाबले का हो, जैसे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो अगर कोई कहता 5000 किलोमीटर लंबा मैंने पेंडुलम बनाया, तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा? तो फिर पुराने आंसर से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये लेंथ बहुत ही बड़ा है, तो इस पेंडुलम को अगर मैं अर्थ पे थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो यहां पहुंच जाएगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, यानी कि वर्टिकल नहीं लगेगा। तो आप देखिए इसको ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये पेंडुलम मास m का है, इसको यहां ले गए। आप देखो जरा ध्यान से, वर्टिकल से अगर इसको ऐसे साइड में ले जाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स mg इधर लगेगा, तो मैंने ये धागा है टेंशन T वाला, इसके अगेंस्ट में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो समझना। अगर मान लीजिए यहां एंगल अल्फा है और यहां एंगल बीटा है, तो ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और नीचे वर्टिकल से एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। mg का एक कंपोनेंट हमने ये ऐसे बाहर की तरफ लिख दिया, mg cos अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा mg का कंपोनेंट ये ऐसे मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा, mg साइन अल्फा प्लस बीटा। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। समझ लो कि पेंडुलम बहुत ऊपर बांध दिया गया है और पेंडुलम को हमने साइड में शिफ्ट कर दिया, यहां से x डिस्टेंस आगे, और यहां पेंडुलम ले जाने पर अर्थ का सेंटर इधर है नीचे। ये पेंडुलम सस्पेंड किया, अर्थ का सेंटर यहां पे ये रहा। तो mg वाला जो फोर्स पेंडुलम पे लगेगा वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, ये mg लग रहा है। मैंने इसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, अरे ये एंगल अगर बीटा होगा तो ये एंगल भी बीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, थोड़ा समझो भाई, ये बीटा बीटा बराबर है। दूसरा ये कि अगर ये एंगल अल्फा है तो यहां पर भी एंगल अल्फा होगा, ऑल्टरनेट इधर भी करस्पॉन्डिंग एंगल आगे अल्फा। तो अगर mg का फोर्स इधर लग रहा है तो इधर mg cos अल्फा प्लस बीटा, यानी टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा, टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा इधर बैलेंस हो जाएगा टेंशन से, और सेंटर की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ ये mg का दूसरा कंपोनेंट लगेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा पहले होता था, अब mg साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। mg साइन थीटा प्लस अल्फा कर दिया। अब ऐसा हो जाने पर मुझे यह भी पता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए ये फोर्स x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ये x है। तो मैंने लिखा कि फोर्स रीस्टोरिंग mg साइन अल्फा प्लस थीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, और एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन हटा देते, अल्फा प्लस बीटा लिख देते। अब अगर ये लेंथ l है और ये r है तो बीटा को लिख सकते, बीटा वाला जो है x बाय r, तो बीटा को लिख दिया मैंने x बाय r, और अल्फा ऊपर वाले ट्राइंगल से x बाय l, तो अल्फा का वैल्यू है x बाय l। ये कुछ ऐसा है जैसे कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा ही स्मॉल, जरा सा डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगल अल्फा है और ये पतला सा एंगल बीटा है। तो आप ये नहीं कहना सर इतना बड़ा क्यों बना है, दिखाई नहीं देता इसलिए इतना बड़ा लिख दिया, बना दिया है फोटो, एंगल होते बहुत स्मॉल है। तो इसको लिख दिया mg 1/l प्लस 1/r इंटू x, x कॉमन हो गया। अब अगर मैं इस फोर्स को x के प्रोपोर्शनल देखूं तो ये जो टर्म आगे बच जाता है ये k होता, ओमेगा का वैल्यू रूट k बाय m, यानी mg ब्रैकेट 1/l प्लस 1/r बाय m, रूट k बाय m, m से m कट गया, ये आ गया ओमेगा का वैल्यू। फिर से लिख देता हूं, ओमेगा इज g ब्रैकेट 1/l प्लस 1/r। अब अगर टाइम पीरियड निकाले तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई रूट l बाई जी, लेकिन यहां पे उल्टा, ओमेगा को उल्टा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/g और 1/l प्लस 1/r, ये पूरा डिनोमिनेटर में चला गया, ऊपर 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये तब लिखना है जब कंपैरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ के
कंपैरेबल लेंथ का पेंडुलम हो, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही लिख दो। अगर मैं इसमें ये कहूं आपसे कि ये फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो क्या पुराना फॉर्मूला आ सकता है? देखो, अगर मैं कहूं लेंथ छोटा है और रेडियस आर बहुत बड़ा है, जैसे 5 मीटर का पेंडुलम है या 2 मीटर का पेंडुलम है, तो तुम कहोगे यार रेडियस ऑफ अर्थ तो उसके मुकाबले बहुत ही बड़ा है, तो ऐसे में 1/r को मैं 0 लिख दूंगा। देखो, r अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी है और लेंथ बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, तो 1/r को अगर टेंडिंग टू 0 लिख दूं तो ये l ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2π√l/g। 2π√l/g हो जाएगा पुराना वाला आंसर, तो 1/r को 0 कर देंगे। लेकिन अगर मैंने, इसमें तो जगह खत्म हो गई, एक पेज बढ़ाना पड़ जाएगा। मैं एक पेज बढ़ा देता हूं, कभी घबराना नहीं है। हाँ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा 2π√1/g(1/l+1/r)। अगर नॉर्मल पेंडुलम है तो 1/r टेंडिंग टू 0 कर देंगे, क्योंकि r मच ग्रेटर देन l हो जाएगा, तो 1/r 0। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√l/g हो जाएगा। ये पढ़ चुके हैं, ओके है ये। फिर मैंने बोला कि अगर लेंथ बहुत बड़ा हो जाए r से, यानी लेंथ टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√, अब 1/l को 0 कर दो, तो 2π√r/g। और इसको याद रखना आप लोग, अगर कोई कहता है इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, तो आप इसमें इनफाइनाइट रख के इनफाइनाइट आंसर मत लिख देना। इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का फॉर्मूला 2π√r/g होता है। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फोर्स अगर लगे तो चेंज इन जी। अब ध्यान से देखना, इफ एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट फोर्स acts on the pendulum, then F external plus mg upon m is g effective। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√l/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव में ये वाला वैल्यू घुसाएंगे तो आंसर आएगा। मैंने आपको बोला कि मान लो मेरे पास एक पेंडुलम ऐसा है जिसको मैंने एक मैग्नेट से बना दिया है, मैग्नेट, और समझ लो कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां है और साउथ पोल यहां है। एक मैग्नेट टांग दिया है और नीचे मैंने एक ऐसा मैग्नेट रख दिया है जिसका साउथ पोल यहां पे है। नीचे, सब समझ गए ना, ऐसा मैग्नेट रखा है कि साउथ पोल यहां और नॉर्थ पोल यहां है। तो आप कहेंगे जी ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे और इस मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो सर ये मैग्नेट को जब मैं टेढ़ा यहां पे ले जाऊंगा तो भी ये अट्रैक्शन होगा नीचे की तरफ, इधर जाएगा तो भी अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब सर इस पे जो mg लगता था उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फोर्स और लगने लगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है या साउथ पोल नॉर्थ पोल को?
नीचे वाला मैग्नेट बहुत बड़ा है, वो उड़ के ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर वाला जो मैग्नेट है उस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा। चलिए स्टार्ट करते फिर से। अगर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगे, सर इस सवाल में तो mg के साथ एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग गया। मान लो किसी सवाल में ऐसा बोला है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स है जिसका वैल्यू 10 न्यूटन है, तो अब बताओ न्यू टाइम पीरियड बताओ, न्यू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बताइए, ऑफ पेंडुलम बताओ। तो हम कहेंगे पहले जो mg लगता था क्या वो अब लग रहा है? आपने कहा हां जी mg लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? आपने कहा ये 10 न्यूटन और लग रहा है। क्या दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं? हां जी, तो दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय मास m कर दो, तो जो नंबर आएगा उसको आप बोलो g इफेक्टिव। और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में 2 पाई रूट एल बाई जी की जगह ये वाला g इफेक्टिव लिखना है, बस आपको आंसर आ जाएगा। इसको मैं समझा भी देता हूं ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, लेकिन आपको करना यही है, mg प्लस 10 डिवाइडेड बाय m, ये g इफेक्टिव की जगह आ गया। एक बार और चेक करते हैं। मान लीजिए पेंडुलम को साइड में ले गए, इस पे जो mg फोर्स लग रहा था उसके साथ साथ एक फोर्स F हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। अरे भाई मैग्नेट तो हम खरीद के लाके लगा दिए, नीचे एक मैग्नेट लगा दिया बड़ा सा और ऊपर पेंडुलम में मैग्नेट है, तो ये नीचे वाला मैग्नेट पेंडुलम के मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो तुम कहोगे सर mg भी नीचे लगता है, उसके साथ ये मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो दो फोर्स हो गए। ये दो फोर्स होने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट ये नेट फोर्स हो गया, तो जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो इस दोनों के कंपोनेंट इधर आएंगे, mg प्लस f cos थीटा, और इस तरफ जो फोर्स बनेगा वो mg प्लस f sin थीटा। तो आप कहेंगे सर mg के साथ f एक्स्ट्रा आ गया। रीस्टोरिंग फोर्स जब निकालेंगे तो पहले mg sin थीटा होता था, अब mg प्लस f sin थीटा हो जाएगा और sin थीटा को x बाई एल कर देंगे। तो आप कहोगे सारा फॉर्मूला सेम है, बस mg की जगह mg प्लस f हो गया है। तो फिर मैंने कहा ओमेगा का वैल्यू रूट के बाई एम होता है, रूट के बाई एम, के की जगह लिख दिया mg प्लस f अपॉन एल, और इसको m से डिवाइड करेंगे। तो आप कहेंगे सर g बाई एल आना चाहिए था, अब g की जगह ये mg प्लस f बाई एम ऐसा आ रहा है, तो इसको g इफेक्टिव बोल दिया। भाई क्या समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो ज्ञान की बात सुनो जरा। अगर जैसे एक बार एक महाराजा था जयपुर के महल में, आप देखेंगे सवाई मान सिंह कोई द्वितीय या तृतीय या किसी नंबर का एक राजा हुआ करता था, उसका साइज मतलब वो 150-200 किलो का राजा था। 150-200 किलो का राजा वो इसलिए था क्योंकि ना वो खेलता था, ना वो उठता था, ना वो चलता था, और क्योंकि राजा था तो अच्छे अच्छे पकवान, सुबह सुबह चिकन बिरयानी, दिन में मटन गोश्त, शाम को कुछ और, रात को ये खजूर, फिर आ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, वो दिन भर खाता था। खाते 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 फैल गया और 20-30 साल की उम्र में मर गया। क्यों मर गया? इतना अच्छा खाना खाता था। क्योंकि केवल खाने खाने से हमारी सेहत नहीं बनती है, जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। और डाइजेस्ट कैसे करेंगे? जब हम कुछ फिजिकल वर्क करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कुछ एक्टिव होंगे, तभी हमारे बॉडी का वो जो खाना हमने खाया उसकी एनर्जी यूज होगी। आपके पेरेंट आपको खाना बढ़िया से बढ़िया खिला रहे हैं, लेकिन आप अपनी कहीं एनर्जी लॉस ही नहीं कर रहे, कुछ दिमागी काम नहीं कर रहे, कुछ फिजिकल काम नहीं कर रहे, तो आपकी कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगी, तो आप मोटे होते चले जाएंगे। तो जब मोटे होते चले जाएंगे तो आपकी सेहत खराब हो रही है, अच्छी नहीं हो रही। ये नहीं कहना अरे सर हम हेल्दी हो गए, हेल्दी नहीं हो गए, आपकी सेहत गड़बड़ हो रही है। तो करना क्या है? तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना होता है। ऐसे ही पढ़ाई में भी है। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के सुन रहे हैं, फिर शाम को मोटिवेशन का लेक्चर देख रहे हैं और उसको भी सुन रहे हैं, फिर लेकिन उसमें से कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कुछ पेन चला के नहीं देख रहे, कुछ एक्सरसाइज खुद नहीं कर रहे, तो फिर वो जो आपने खाया वो पचेगा नहीं, वो जाएगा नहीं, वो फलेगा नहीं, वो लगेगा नहीं बॉडी में। फिर क्या होगा? फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं। आप कह रहे हैं सर सुबह से शाम तक हमने वीडियो देखे लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप पेन चलाइए, तो 2-4 सवाल करके देखिए। तो सॉल्व एग्जाम्पल जब पढ़ रहे हैं तो पेन पेपर लेके पढ़िए ना। सॉल्व एग्जाम्पल में पहला स्टेप है। अब आप सोचो कि सिमिलर सॉल्व एग्जाम्पल नेक्स्ट भी आ गया तो क्या हम भी
वो सेम स्टेप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, सेम फॉर्मूला लिख पाएंगे कि नहीं। ये सारे फॉर्मूले जो मैं बताता हूं आपको, ये फॉर्मूले एक दो बार आप लिख के जब अपना नोट्स कंप्लीट करते हो तो एक बार लिख के देखते हो कि नहीं कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, क्या ये अच्छा फॉर्मूला बार बार आ रहा है, हा सर ने इसमें 4 सवाल करा दिए, क्या हमसे सॉल्व हो रहे, खुद हमसे हो रहे। एक बार पेन चला के देखोगे तो जितना टाइम आप पढ़ते हैं ये जो हमारे वीडियो से या हमारे क्लास में, उससे डबल टाइम आपको पेन पेपर घिसना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी जो हमने खिलाया, नहीं तो सब फैट बन के बॉडी को खराब कर रहा है। पढ़ते हैं जरा सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, जेई में आ चुका है। क्या लिखा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम स्मॉल ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल बॉब इज 4/3। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, जो नहीं पता वो पता चल जाएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबो दूं, पानी के अंदर डुबो दूं, वाटर के अंदर, सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर डुबो दूं, तो एक अपथ्रस्ट वाला यानी कि एक बॉइंट फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे, अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है mg इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला कई बच्चों को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा। ये ऐसे भी होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। जो डूब गया उसका वॉल्यूम और जो लिक्विड है वो लगा रहा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, यूरेका यूरेका के नाम से ये फेमस रहता है, आर्किमिडीज MEDS इज प्रिंसिपल। क्या आपने नाम सुना है आर्किमिडीज का? तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आपको ये पता चल गया कि देखो mg तो नीचे लग रहा है और अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है, सर इसमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों? आपने अभी बताया था कि मैग्नेट वाला फोर्स नीचे लग रहा है तो mg के साथ ऐड हो रहा था, अब ये mg के खिलाफ है, अपोजिट है, तो अब मैं g इफेक्टिव का वैल्यू लिख रहा हूं, मुझे बताना mg माइनस अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय m। वाह वाह सर, अभी अभी जो करा था वही लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक, mg माइनस mg डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय m। ये g का वैल्यू हो गया सर, m कैंसिल कर दिए तो आया g ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है, उसका डेंसिटी 1 होता है, और जो ऑब्जेक्ट दिया उसका डेंसिटी 1 के मुकाबले 4/5 है, यहां पे रख देंगे तो g का वैल्यू हो गया g 1 माइनस 1 अपॉन 4/3। देखो ये 4/3 दिया, 4/3 लिख दिया, तो g 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, यानी कि g का वैल्यू हो गया g/4। अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी का नया वैल्यू है g/4, तो g/4 करा तो ये 4 ऊपर चला गया तो l इंटू 4 हो गया, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 पाई रूट एल बाई जी का डबल हो गया। 2 पाई रूट एल बाई जी पुराना टाइम पीरियड होता है जो कि 2 सेकेंड्स दिया हुआ था, तो मैंने इसकी जगह 2 सेकेंड दिया, 2 इंटू 2 4 सेकेंड्स हो गए। तो सर आपने सारा फॉर्मूला तो बता दिया, तो फिर मेरे मतलब मुझे क्या करना है? तो सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, आपको यह चेक करना है कि जो भी एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है इस सवाल में, क्या वो mg के सेम डायरेक्शन में है, mg के अपोजिट डायरेक्शन में है, mg के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ है, उनको वेक्टर सम तो आपको करना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, अपोजिट में है तो माइनस कर दोगे, अगर थीटा एंगल पे है तो वेक्टर सम का फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और फिर उस फॉर्मूले को लगा के इसमें मास m से डिवाइड करोगे और यहां g इफेक्टिव की जगह आंसर आ जाएगा। देखो अभी आप कह रहे, किसी बच्चे ने यह भी पूछा सर यहां पे आपने मॉड क्यों लगाया? किसी भी दो वेक्टर को ऐड करके मॉड लगाने का क्या मतलब होता है? ये हम वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं भाई, वेक्टर में नहीं लिखेंगे, इसका वेक्टर सम करके मॉड मैग्नीट्यूड। चलिए
एक सवाल और यहां पे लिखा है अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड इफ द पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज गोइंग डाउन। अगर लिफ्ट गोइंग डाउन है तो सूडोपोर्स acts upwards as m into a का वैल्यू दिया है 3g/4। तो हमने कहा कि इसका मतलब है इस पेंडुलम पे mg एक नीचे लग रहा होगा और ma फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो g इफेक्टिव का वैल्यू mg माइनस ma/m करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। लेकिन ए का वैल्यू दिया है 3g/4, तो यहां पे लिख दिया g माइनस 3g/4। सर ये तो g/4 हो गया, तो हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g के फॉर्मूले में g की जगह g/4 लिख देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2π√L/g का डबल। ये जो पुराना वाला रिजल्ट होता है 2π√L/g, इसका वैल्यू दिया 1 सेकेंड, तो यहां 1 सेकेंड इंटू 2 कर दिया, आंसर आ गया 2 सेकेंड। सर ये तो न्यूटन्स लॉ से आपने चुरा लिया। अरे भाई किसी भी चैप्टर से चुराऊं, आपको फोर्स लगाना होगा तो कोई ना कोई चैप्टर का तो फोर्स होगा ही ना। आपको ये फोर्स मैग्नेटिज्म का हुआ तो मैग्नेटिज्म के चैप्टर में मिल सकता है। हो सकता है इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दे, तो आप कहें सर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा, कभी ग्रेविटेशन फोर्स, mg के अलावा एक और फोर्स आ गया तो mg के साथ उस फोर्स को ऐड कर दो। लेकिन सर आप तो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, आपका तो कोई धर्म ईमान ही नहीं बचा। देखिए कभी लिखते हैं ऐड, कभी लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। सर साफ साफ बताओ ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट? हम कह रहे हैं वेक्टर सम करना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो अब ऐड हो जाएगा, अगर अपोजिट में है तो माइनस हो जाएगा। ऐड ही कर रहे हो, लेकिन अपोजिट है तो माइनस होगा। और अगर किसी एंगल पे है तो a² + b² + 2ab cos थीटा। ये भी हमने सिखाया है, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखना पड़ेगा, √mg² + f² + 2mgf cos थीटा, ऐसे करना पड़ेगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी एक पढ़ लो। ये सवाल जैसा सवाल मैंने एक पहले कराया है आपको, जब प्लेट वाला स्प्रिंग था। याद करो एक ब्लॉक के इस तरफ प्लेट लगा था स्प्रिंग के साथ और इस तरफ स्प्रिंग ही लगा था। तब आपने कहा था सर जब ये ब्लॉक को SHM कराते, ये प्लेट मासलेस है, जब SHM कराते तो इधर के हाफ में K इफेक्टिव अलग आता है और इधर के हाफ में K इफेक्टिव अलग आता है, तो दोनों हाफ अलग अलग ऑसिलेशन, आधा टाइम पीरियड अलग निकाला और आधा टाइम पीरियड अलग निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। इस सवाल को बिल्कुल उसी अंदाज में करना, जरा पढ़ते हैं। A simple pendulum has time period 2 seconds when it swings freely, यानी freely का मतलब है 2π√L/g का वैल्यू आपको ओरिजिनली 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। फिर लिखा है the pendulum is hung as shown in the figure so that 1/4 of its total length is free to swing to left obstacle। तो अगर जब इसका लेंथ L था और हमने छोड़ दिया तो ये जो ऑब्स्टेकल है ये 3L/4 लेंथ का है, जिससे कि जब पेंडुलम यहां पहुंचेगा तो इसका 3L/4 वाला लेंथ इस ऑब्स्टेकल में अटक जाएगा और उसके नीचे वाला लेंथ ही, यानी कितना लेंथ, L/4 लेंथ ही राइट साइड में पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा। मतलब इधर से ऑसिलेशन कराने को छोड़ा तो इधर से पूरा L लेंथ का ऑसिलेशन चल रहा है, लेकिन दूसरे साइड में केवल L/4 लेंथ का ऑसिलेशन हो रहा है। देखो क्या लिखा है, लिखा 1/4 of its length is free, 1/4 of its length to free towards left। देखो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही SHM होता है। अगर बड़ा ऑसिलेशन हो, 5-6 डिग्री से बड़ा ऑसिलेशन हो तो SHM नहीं होता, तो उसका टाइम पीरियड में यह फॉर्मूला काम नहीं करता। अगर कोई कहता है मैंने पेंडुलम को 30 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ऑसिलेशन बोलते हैं, लेकिन उस ऑसिलेशन को SHM नहीं कहते, क्योंकि वहां पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं आता। अगर बड़ा ऑसिलेशन है तो ऑसिलेशन होगा, SHM नहीं। हमारे सिलेबस में बड़े ऑसिलेशन नहीं है, छोटे ऑसिलेशन है। इसलिए तुम कभी भी देखोगे तो पेंडुलम यानी कि बड़ी बड़ी वॉल क्लॉक जो होती है
उसमें पेंडुलम बना है, तो पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है वो लेफ्ट राइट में बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ द पेंडुलम। तो इस हाफ का टाइम पीरियड तो यही वाला का हाफ हो जाएगा। तो हम बोलेंगे T1 इधर का टाइम पीरियड है और T2 इधर वाले हाफ का टाइम पीरियड है। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा पाई रूट एल बाई जी, और T2 यानी कि दूसरे हाफ में आंसर हो जाएगा पाई रूट एल बाई जी की जगह एल बाई फोर बाई जी, यानी कि एल बाई फोर, फोर नीचे आ गया, बाहर आ गया, 2 हो जाएगा। तो पाई बाई टू रूट एल बाई जी। सवाल में दिया था 2 पाई रूट एल बाई जी का वैल्यू 2 सेकेंड है, तो T1 का वैल्यू तो आ गया 1 सेकेंड और T2 का वैल्यू आ गया 1/2 सेकेंड, यानी कि अब टोटल टाइम पीरियड हो गया 1 + 1/2 3/2 सेकेंड। कुशाल गुप्ता, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसके आगे फिजिकल पेंडुलम करेंगे। तो आपको अगर किसी पेंडुलम में लेफ्ट हाफ में अलग चले, राइट हाफ में लेंथ अलग आए, लेफ्ट हाफ का जी अलग आए, राइट हाफ का जी अलग आए, तो अगर ऐसे अलग अलग चल रहा है तो आधा टाइम पीरियड इधर निकालो, आधा अलग निकालो और फिर दोनों को ऐड कर दो। जैसे इधर के हाफ में बोल दिया पानी भर दिया, इधर का हाफ हवा में है, इधर का पानी भरा हुआ है, तो आधा पानी में चल रहा, आधा हवा में, मान लो कुछ ऐसा बना दिया, तो आप थोड़ा समझ लें। चलिए अब लिखते हैं एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम को सॉल्व करने के लिए टू फाइंड टाइम पीरियड, जो मेथड है वो टॉर्क मेथड है। टॉर्क मेथड में भी वही करते हैं जो फोर्स मेथड में करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्लेस थीटा फ्रॉम मीन पोजीशन, टेक टॉर्क अबाउट फिक्स्ड एक्सिस या ICOR, फिर जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसको थीटा के ही प्रोपोर्शनल कर दो। माइनस इसलिए लगाए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आएगा। माइनस वैसे सॉल्व करते समय हम नहीं लगाते, हमें दिखता है कि अगर राइट में ले गए तो लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट ले गए तो राइट में लग रहा है। टॉर्क इक्वल टू ऐसे के थीटा लिख दिया। टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, और अल्फा होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ऐसे। तो आप देखेंगे कि d2 थीटा बाई dt2 का वैल्यू माइनस के बाई आई थीटा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो पुराने जैसा लग रहा है, जैसे एक्सेलरेशन में x का सेकंड डेरिवेटिव ऐसे x के प्रोपोर्शनल आता है, जिसका सेकंड डेरिवेटिव है उसी के प्रोपोर्शनल आए। जब रिड्यूस मास वाला कर रहे थे तब भी ऐसा आया था। तो आपको सिमिलैरिटी दिख गई तो आपको दिखेगा कि इसमें ये SHM हो गया और SHM में ओमेगा का वैल्यू रूट के बाई आई हो गया। ये के अलग है, इस के को हम टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। पहले वाले के को फोर्स कांस्टेंट कहते थे, अब ये टॉर्क कांस्टेंट है या टॉर्शनल कांस्टेंट है। इसका नाम अलग है, इसका सिंबल अलग है, ये लिख रहे हैं लेकिन इसका मीनिंग अलग है, और यहां आई से डिवाइड करना पड़ रहा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स्ड एक्सिस और ICOR। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एम बाई के की जगह 2 पाई रूट आई बाई के हो जाएगा। कहानी बिल्कुल सेम है, बट पहले लीनियर एसएचएम में आ रहा था तो मास आ रहा था, अभी यहां पे अब हम जो इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं वो है हमारा फिजिकल पेंडुलम। इसका दूसरा नाम कंपाउंड पेंडुलम भी हम लिख सकते हैं, कंपाउंड पेंडुलम।
इसमें एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट थोड़ा ऑसिलेट हो रहा है, देखो टर टर ऑसिलेशन कर रहा है, थोड़ा एसएचएम कम लग रहा है लेकिन ऑसिलेशन करे जा रहा है। आप देखेंगे कि किसी भी समय पर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो लेफ्ट और राइट में ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करते हुए दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास। ये किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा ऑब्जेक्ट ही देते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल पाए, और अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा, हमको गैस कुछ नहीं करना। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक रॉड मैंने लिया और उस रॉड को यहां फिक्स्ड एक्सिस कर दिया और फिर उस रॉड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। रॉड का सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस से इसी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस को हम d लिख देते हैं। तो d इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड फिक्स्ड एक्सिस। इस समय एक फोर्स लग रहा है mg, जिसका रॉड के पुराने पोजीशन से थीटा एंगल टिल्ट करने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस d साइन थीटा हो गया। आप एक बार चेक करना, ये एक्सिस है, पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, ये d डिस्टेंस पे था, फिर रॉड को हमने थीटा एंगल टिल्ट कर दिया तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस से अभी भी d डिस्टेंस पर है और mg यहां से लग रहा है। तो mg को ऐसे एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो mg से एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने d साइन थीटा। तो टॉर्क बनेगा mg का रीस्टोरिंग, mg का टॉर्क इसको वापस खींचेगा और आंसर हो जाएगा mg d इंटू साइन थीटा। क्योंकि थीटा स्मॉल लेने वाले हैं एसएचएम बनाने के लिए, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी टॉर्क का आंसर आया mg d ब्रैकेट थीटा। जब ऐसा आ जाए तो ये टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा होते ही आप क्या बोलो, एसएचएम हो गया जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट आई बाई के है, आई बाई के, और के की जगह लिख देंगे mgt। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा 2 पाई रूट, अब आई का वैल्यू देखो कैसे लिख रहा हूं। अगर मान लो रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, तो इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ, ये डिस्टेंस d है, तो ICM प्लस md स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया और फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आ गया अबाउट अपॉन mg। ऐसा करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ये फॉर्मूला फेमस है, इसको याद कर लेना। जरा नोट करो। पढ़ा है, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग विद अ स्मॉल थ्रेड। एक धागे से एक रिंग को बांध रखा है। डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द रिंग इफ ऑसिलेट्स इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये अभी जो है वो ऐसे ऑसिलेट करे, ऐसे मतलब इस रिंग को थोड़ा साइड में ले जाके छोड़ दो तो ये इधर लेफ्ट और राइट ऑसिलेट करे, ऐसा टाइम पीरियड पूछा है। तो अगर ये लेफ्ट और राइट ऑसिलेट करेगा तो इसका एक्सिस ये रहा, एक्सिस इनटू द प्लेन है। लेफ्ट राइट अगर करेगा, जिस प्लेन में ऑसिलेट करता है एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होता है। तो रिंग ऐसे आगे और पीछे, मतलब कि लेफ्ट और राइट ऑसिलेट कर रहा है, एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में रिंग के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो d का डिस्टेंस है ये भी r है। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 2 पाई रूट आई बाई के लिखना होता, आई लिखा ICM प्लस md स्क्वायर अपॉन mgd। अब वैल्यू रख रहे हैं 2 पाई रूट, ICM का वैल्यू है mr स्क्वायर, d का वैल्यू है r, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, d की जगह r लिख दिया, अपॉन mgr। ये हो गया 2 mr स्क्वायर, m कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, ऊपर 2r नीचे g, 2 पाई रूट 2r बाई g। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट देखो, लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब इस रिंग को अंदर की तरफ धक्का दे दो, अंदर की तरफ।
ये रिंग ऐसे धागे से बंधा हुआ है, इस रिंग को अंदर की तरफ पुश कर दो तो आगे पीछे मतलब अंदर और बाहर ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो पहले देखो ये मान लो ये कोई प्लेन है, तो पहले ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा। अब ऐसे अंदर बाहर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, समझिए ना, पहले ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, अब इधर इधर ऑसिलेट करेगा। जैसे अंदर की तरफ धक्का दे दिया, अंदर की तरफ अंदर की तरफ धक्का देंगे तो एक्सिस टेंजेंशियल हो जाएगा, एक्सिस ऐसे टेंजेंशियल हो जाएगा। सोचो इस लाइन के दोनों साइड ऑसिलेट करेगा, ऐसा ऐसा एक्सिस हो गया। तो ये एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से पास करे तो आईसीएम का वैल्यू, ये सेंटर ऑफ मास से पास करा, डायमीटर एक्सिस हो गया, आईसीएम का वैल्यू mr²/2 हो जाएगा। तो यानी कि mr² की जगह यहां पे आईसीएम की जगह mr²/2 लिखेंगे। टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√L/g, सॉरी आईसीएम mr²/2, डी का वैल्यू अभी भी r है, प्लस mr² अपॉन mg, r कैंसिल, m कैंसिल, r/2 प्लस r यानी 3r/2, 2π√3r/, ठीक है। इस तरह का सवाल और देख लो, ये स्प्रिंग x1 पे है, ये x2 पे है, तो लिखा है इफ springs are also connected with pendulum, तो यहां पे जो टॉर्क लगाएगा mg तो लगाएगा ही, स्प्रिंग्स भी लगाएंगे। तो अगर इस रॉड को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, भाई देखो थोड़ा ज्यादा टिल्ट किया है लेकिन थोड़ा टिल्ट करना मानना, तो आप देखेंगे कि रॉड का ये फिक्स्ड एक्सिस है, तो ये जो स्प्रिंग है x1 डिस्टेंस पे है, उसका यहां पे इलोंगेशन हो जाएगा। तो आप देखो अगर ये रॉड है और इस रॉड को मैंने थीटा एंगल टिल्ट कर दिया, तो जो स्प्रिंग x1 डिस्टेंस पे कनेक्टेड था वो अब यहां पे कनेक्टेड दिखेगा, भाई थोड़ा सा दूर चला गया ये पॉइंट, तो ये जो इलोंगेशन है ये x1 थीटा हो जाएगा। x1 ये स्प्रिंग का डिस्टेंस एक्सिस से, x1 है तो x1 थीटा, और जो स्प्रिंग x2 डिस्टेंस पे है वो कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हो गया, x2 थीटा। मान लो दूसरा वाला स्प्रिंग ये जो फिक्स्ड एक्सिस है उससे x2 डिस्टेंस पे है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट k1 बोल दिया, इसका कांस्टेंट k2 बोल दिया, तो फोर्स इन k1 इज k1 x1 थीटा, फोर्स इन k2 इज k2 x2 थीटा। अब टॉर्क की इक्वेशन बनाए, रीस्टोरिंग टॉर्क, तो mg d sin थीटा, ये तो पुराना जो टॉर्क था वो तो है ही, प्लस k1 x1 थीटा इंटू x1 प्लस k2 x2 थीटा इंटू x2। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक्सिस है, यहां से x1 डिस्टेंस पे एक स्प्रिंग ने फोर्स लगाया है k1 x1 थीटा, तो अगर स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसका एक्सिस से डिस्टेंस x1 हो तो फोर्स को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा F1 इंटू x1। तो जो फोर्स था स्प्रिंग फोर्स वो हमने निकाला था k1 x1 थीटा, उस फोर्स को x1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स का टॉर्क आ गया। ऐसे ही दूसरा फोर्स जो कि दूसरा स्प्रिंग जो कि x2 डिस्टेंस पे था, तो उसका इलोंगेशन या कंप्रेशन भी x2 पर डिपेंड करेगा, k2 x2 थीटा है फोर्स और वो x2 डिस्टेंस पे है, तो x2 दो बार आ गया, x1 भी दो बार आ गया, यानी कि आंसर में mgd प्लस k1 x1 स्क्वायर प्लस k2 x2 स्क्वायर इंटू थीटा आ गया। तो इस बार जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू ऐसा दिख रहा है, तो टाइम पीरियड इज 2π√I/k, I की जगह लिख दिया ICM प्लस md स्क्वायर, सर ये तो पहले भी लिखा तो वही है, और k की जगह ये पूरा mgd प्लस k1 x1 स्क्वायर प्लस k2 x2 स्क्वायर। कुछ लोगों को अभी उतना पूरा समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार और ट्राई करता हूं।
मान लीजिए किसी रॉड में यहां ऊपर वाले एंड पे एक्सिस है और नीचे वाले एंड पे स्प्रिंग एक बांध दिया के का, और बोल रहा है अब इसको ऑसिलेट कराओ और टाइम पीरियड निकालो। तो तुम कहोगे अगर इस रॉड को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दे, कितना टिल्ट कर दे, हल्का सा टिल्ट कर दे एंगल थीटा, तो ये जो एंड है ना, मान लो ये यहां से एल डिस्टेंस पे है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आगे खिसक जाएगा एल थीटा। तो आप कहेंगे ये जो स्प्रिंग है इसका इलोंगेशन हो गया एल थीटा। तो स्प्रिंग अगर इलोंगेट हो जाए तो फोर्स लगाएगा, वापस खींचेगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा के इंटू इलोंगेशन, इलोंगेशन है एल थीटा, तो फोर्स हो गया के एल थीटा। लेकिन ये जो फोर्स है ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, आप कहेंगे ये फोर्स तो एल डिस्टेंस पे है, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो फोर्स इंटू एल, फोर्स की जगह लिखा के एल थीटा और फिर डिस्टेंस लिखा एल। देखो ये रॉड जो है वो एक्सिस से ऐसे सस्पेंडेड है और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है के एल थीटा, तो आप कहेंगे यार फोर्स एल डिस्टेंस पे लग रहा है तो एल से मल्टीप्लाई करो, तो के एल स्क्वायर थीटा, मतलब आप जिस पॉइंट पर भी फोर्स लगाएंगे एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टॉर्क आ जाएगा। एक mg का टॉर्क इसको वापस ला रहा है और एक स्प्रिंग का, दोनों टॉर्क वापस लाएंगे तो दो टर्म ऐड हो जाएंगे। कितने सवाल हो रहे हैं कितने सवाल नहीं हो रहे इसके जंजाल में मत पड़ो, आप चैप्टर में कंफर्टेबल पकड़ना चाहिए, यानी कि आप अगर चैप्टर के नोट्स को बार बार पढ़ो तो आपको नोट सरप्राइज ना करें कि सर आपने 100 चीजें बताई और हमने उसमें से 5 चीजें याद करी। 95 जब हम पढ़ते हैं हमें हमेशा नया लगता है। अगर आप इतनी बार चैप्टर को पढ़ लोगे, ये नोट्स को, और बार बार पढ़ोगे कि ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाए, तो फिर चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे आसानी से सॉल्व होंगे। इसलिए चैप्टर को पकने का थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समय दो, तब तक जब तक कि चीजें नॉर्मली आपको याद नहीं हो जा रही हैं। अब जैसे ये पहली बार सीखा, अगर आप इसका 1-2 सवाल करके देखोगे तो आपको इसका सेंस बनेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। ये मान लीजिए एक रॉड है, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। इस रॉड के यहां से l/4 डिस्टेंस पे एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस है। अब इस एक्सिस के अबाउट रॉड को घुमा रहे हैं, लेकिन रॉड का जो ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट के का हमने लगाया सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और दूसरा एक और स्प्रिंग लगाया, दूसरा एक स्प्रिंग लगाया एंड पॉइंट से पास कर रहा है, ये भी के का स्प्रिंग है, ये भी के है, ये भी के है। सवाल पूछा है कि टाइम पीरियड बताओ। आपको यह सोचना है क्या एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हमें पता है, वो पता है, उसको डी लिख देना, l/4 हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में आप ICM प्लस md स्क्वायर mgd प्लस k1 x1 स्क्वायर k2 x2 स्क्वायर लिखेंगे। एक का डिस्टेंस x1 और दूसरे का एक्सिस से डिस्टेंस x2 है, k1 और k2 का, बस ऐसा रखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना। ये वाला जो सवाल है ये पेंडुलम नहीं है, इसमें mg का टॉर्क कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट ICOR है। अगर ICOR है तो mg हमेशा ICOR से पास करेगा, केवल स्प्रिंग ही टॉर्क देंगे, स्प्रिंग ही टॉर्क देंगे। तो यहां पे k1 x1 स्क्वायर और k2 x2 स्क्वायर है, mg का टॉर्क 0 रहेगा, तो उसका टॉर्क रीस्टोरिंग नहीं है। तो ये सवाल भी आप ट्राई करना। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।